अस्सलामुअलैकुम। जनरल पैथोलॉजी की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जिसके अंदर हम तीन मेन टॉपिक्स जो हैं वो जनरल पैथोलॉजी में डबल ए से करेंगे। दैट इज द सेल पैथोलॉजी, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर एंड इम्यूनोलॉजी। न्यूप्लेजिया एंड जेनेटिक्स से मेरे अलहदा से लेक्चर्स हैं, अपलोडेड हैं। ठीक है, अगस्त के टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, नवंबर के लिए चीज़ें रिपीट होंगी तो वो लोग वरीड ना हो इस बारे में। ठीक है। अच्छा, तो सेल्फ पैथोलॉजी, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर एंड इम्यूनोलॉजी के ही मेजर एमसीक्यूज जो कि जनरल पैथोलॉजी के हिसाब से आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसी को ही एक दफा गो थ्रू करूंगी आज के लेक्चर में। काइंडली उसको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। कल इंशाल्लाह जनरल पैथोलॉजी का एक और लेक्चर कंडक्ट करूंगी जिसके अंदर जो है वो हम अपनी क्यूरीज वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेल पैथोलॉजी में जो मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज व्हाट द सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी की वजह से क्या होता है कि दो टाइप ऑफ इंजरीज होती हैं। एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके एमसीक्यूज आते हैं कि उसकी पहली मैनिफेस्टेशन क्या होती है। तो जो भी सेल इंजरी जिसमें रिवर्स होना होता है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाती है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और आपको जो है वो स्मॉल क्लियर वेक्यूल्स वगैरह मिलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, या ईआर के जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पिंच्ड सेगमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास वेक्यूलर डिजनरेशन, स्वेलिंग, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन का पूछे तो स्वेलिंग है, वरना आपको ऑफ सेगमेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की या वेक्यूलर डिजनरेशन मिल जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छोटे छोटे आउट पॉचिंग्स बनती हैं। ठीक है, ब्लेब्स जिसे कहते हैं वो बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज बनती हैं। स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज का एमसीक्यूज आता है। ठीक है, स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज बनती हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। माइलिन फिगर का बार दफा लिखा आता है तो माइलिन फिगर याद रखिएगा, वो दोनों इंजरीज में होता है। वो बात करें आप रिवर्सिबल की या इरिवर्सिबल की तो वो उस दोनों में आ रहा होता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन सेलुलर स्वेलिंग है, ईआर ब्लबिंग है कि ईआर के पिंच्ड ऑफ सेगमेंट्स बन जाते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लबिंग हो जाती है, और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग विद द स्मॉल अमॉर्फस डेंसिटीज आ जाती हैं। और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसका हॉलमार्क होता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। आपको पता है जब चीज डैमेज हो जाएगी, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो ये तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी ना। फिर उसके अंदर माइलिन फिगर भी होती है और इसके अंदर लार्ज अमॉर्फस डेंसिटी होती है। लार्ज अमॉर्फस डेंसिटी, ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक, और प्रोमिनेंट फीचर अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी का उसी तरह ही पूछे तो हमारे पास सेल स्वेलिंग आती है, और ईआर स्वेलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट। और रिवर्सिबल सेल इंजरी का पूछे तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन डैमेज इज ग्रेटर देन लाइसोसोमल रप्चर। ठीक है, तो माइलिन फिगर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग नहीं होती है। ठीक है, और जब एसिनोफिलिया या पिंक कलर ऑफ द पिंक एजिनोफिलिया जब भी लॉस होता है तो आरएनए का लॉस होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। फिर हमारे पास जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें तीन टाइप ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, केरियोलाइसिस, पिक्योनोसिस एंड केरियोरेक्सिस। जो केरियोलाइसिस है, लाइस डीएनए एंड बेसोफिलिया फेड होने लग जाता है। पिक्योनोसिस में जो क्या होता है वो सेल जो है वो श्रिंकेज शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड इंक्रीज बेसोफिलिया। एंड कैरियोरेक्सिस के अंदर क्या होता है, पिक्योनोटिक न्यूक्लियस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने से ज्यादा आसान क्या है, कैरियोलाइसिस से क्या है कि डीएनए लाइस होगा। पिक्योनोसिस से क्या है कि पिक्योनोसिस न्यूक्लियर श्रिंकेज है, न्यूक्लियस है। पिक्योनोसिस क्या है, न्यूक्लियस श्रिंकेज है। ठीक है, और कैरियो क्या है, डीएनए लाइसिस है। ठीक है, और कैरियोरेक्सिस क्या है कि वो जो न्यूक्लियस पिक्योनोटिक था, श्रिंकेज था जिसके अंदर, उसके बाद उसमें जो है वो फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, टाइप ऑफ नेक्रोसिस में हमारे पास आए हैं कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, केशियस, फैट, फाइब्रोनॉइड, गैंग्रीनस नेक्रोसिस। ठीक है, तो जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वो याद रखना है कि वो किसमें होती है, वो होती है
कार्डियक मसल्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, किडनी में कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। फिर जो ल्यूकीफेक्टिव नेक्रोसिस है ये ब्रेन में होती है, ठीक है। जो लिक्विड टाइप होती है, जैसे ब्रेन में याद रख लो कि सीएनएस होता है, तो ब्रेन में वो फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ल्यूकीफेक्टिव नेक्रोसिस जो होती है वो ब्रेन में होती है। जो केशियस नेक्रोसिस होती है वो चीजी होती है, आपको पता है कि टीबी के इन्फेक्शन में केशियस ग्रैनुलोमेटस नेक्रोसिस जो बन जाती है, ठीक है। फैट नेक्रोसिस किस में होती है? फैट नेक्रोसिस होती है पेंक्रियाज में, ठीक है। या फिर ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर पेंक्रियाज की बात करूं तो उसके अंदर एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है मेनली, ठीक है। और ब्रेस्ट के अंदर ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस जितने भी वेस्कुलाइटिस आपने पढ़े हैं, जिसके अंदर पैन हो गया, जाइंट सेल आर्थराइटिस हो गया, तकायासु हो गया, कवासाकी हो गया, ठीक है, जितने भी वेस्कुलाइटिस हैं वो फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस करते हैं। इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर गैंग्रीनस किस में होती है? जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है जो कि ड्राई होती है, और लिक्विफेक्टिव लेटर ऑन वेट गैंग्रीनस होती है। तो जो दो किस्म की होती है, ड्राई गैंग्रीनस एंड वेट गैंग्रीनस। फिर इसमें एमसीक्यूज आता है कि डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट में मेनली जो है वो होती है कौन सी? ड्राई, ठीक है। ड्राई नेक्रोसिस होती है डायबिटीज के पेशेंट में। और अगर उसमें प्री इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए तो वो वेट नेक्रोसिस बन जाती है। मतलब कोगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर अगर लीकी इफेक्टिव आ जाए तो वो वेट गैंग्रीन बन जाती है, वेट, ठीक है, गैंग्रेनोनस लीन बन जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सब होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल लाइन मेंटेनेंस होती है, आउटलाइन जो प्रिजर्व होती है, वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में होती है। तो ऐसा एमसीक्यूज है जिसमें वो आउटलाइन प्रिजर्वेशन का पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज द कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सेलुलर अडॉप्टेशंस क्या होती है। मैंने ये पहले भी एक लेक्चर में बताया था जिसमें एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया को थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो एट्रोफी के अंदर क्या होता है कि सेल साइज कम होता है, ठीक है। सेल साइज कम हो जाता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि उसका साइज ही बढ़ता है, ठीक है। ट्रॉफी मतलब कि वो पीक पे जा रहा होता है तो उसका साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। मेटाप्लेजिया में एक लेयर दूसरी लेयर से चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको अगर मैं ये बोलूं कि सर्वेक्स के एंडो सर्वेक्स और एक्टो सर्वेक्स में कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो वो अगर आपस में मिक्सअप हो जाए, या फिर इसोफेगस में स्टमक की लेयर आ जाए, तो उसमें मेटाप्लेजिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और डिस्प्लेजिया में क्या होता है? डिस्प्लेजिया के अंदर आपके पास जो है वो अब नॉर्मल माइटोसिस हो रही होती है, साइज इन चेंज इन सेल साइज, शेप, पोलैरिटी, ठीक है। इस तरह की अगर चीजें आए तो वो डिस्प्लेजिया में आती हैं। तो मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया को अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मेटाप्लेजिया और क्या डिस्प्लेजिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है कैल्सिफिकेशन का। मैं जिस जो जो चीजें बता रही हूँ दे आर फॉर द एमसीक्यूज वाइज, ठीक है। तो एमसीक्यूज वाइजली भी यही होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रॉफिक, अब दो किस्म की कैल्सिफिकेशन हैं, डिस्ट्रॉफिक या मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इस ये आपको रफी में भी एक टेबल इनके अंदर मिल जाएगा। जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है ना, वो मेटास्टाइज की हुई होती है। तो इसका ये मतलब है कि डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम होता है नॉर्मल टिश्यू में, ठीक है, ड्यू टू अब नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कैल्शियम का ठीक नहीं होता लेकिन नॉर्मल टिश्यू होता है और उसके अंदर आके मेटास्टाइज करके कैल्शियम रहने लग जाता है, ठीक है। नॉर्मल टिश्यू में क्या होती है? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन किसमें होती है? अब नॉर्मल टिश्यू में, जिसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक होता है लेकिन वैसे ही डेड टिश्यू या अब नॉर्मल टिश्यू होता है उसके अंदर कैल्शियम डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है। एसोसिएटेड विद द टीबी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, मतलब जितनी भी डिजीजेज हैं उनमें क्या है? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। फिर जो मेटाबॉलिज्म की डिजीजेज हैं जिसके अंदर मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन आ जाएगी, उसमें क्या आएगा? हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सार्कोइडोसिस, मल्टीपल माइलोमा, डायलिसिस, जिन कंडीशन में कैल्शियम जो है उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो पा रही है और नॉर्मल टिश्यू में जाके लगती है, दैट इज द मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। एंड द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज व्हाट?
Dystrophic calcification is the deposition of calcium in the dead tissue or abnormal tissue, and there the calcium metabolism is normal. तो जो भी diseased form होंगी उनके अंदर आपके पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन आएंगे। आपके पास इसी तरह ही एमसीक्यूज आता है, बस दफा लिखा जाता है कि टीबी में कौन सी कैल्सिफिकेशन होगी, तो यू नो कि टीबी एक डिजीज है, उसके अंदर अगर कैल्सिफिकेशन होगी तो दैट विल बी द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब हैं पिगमेंट्स, हैं कुछ एक्सोजेनस एंडोजेनस पिगमेंट्स हैं। ठीक है, एक होते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो एंडोजेनस पिगमेंट्स का एमसीक्यूज आता है वो याद करने के, लाइप ऑफ स्किन जो कि फैट के साथ है, येलो ब्राउन वेयर एंड टियर पिगमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा मेलेनिन होता है और हीमोसिड्रिन होता है। ठीक है, मेलेनिन आपका स्किन में होता है, हीमोसिड्रिन फॉर द ब्लड। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं फॉर द पिगमेंटेशन। फिर एपोप्टोसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर वो पूछे कि द सेल दैट किल द वायरस, तो या कैंसर सेल्स, तो वो तो एनके सेल्स हैं। और वैसे अगर एक प्रोसेस टू किल द कैंसर सेल्स हैं, तो वो हमारे पास जो है वो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है। एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है। एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस का एमसीक्यूज आता है अपोप्टोसिस के लिए, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस होती है। ठीक है, प्रोअपोप्टोटिक का एमसीक्यूज आता है। प्रोअपोप्टोटिक हमारे पास बैक्स एंड बैक होते हैं। और एंटी अपॉप्टोटिक एमसीक्यूज भी आता है, BCL2 BCLX एन एच। ठीक है, बक पक जो कर रहे हैं वो प्रो अपॉप्टोटिक है, वो बहुत प्रो है इस चीज में, तो वो बैक्स एंड बैक, बक बक उससे याद कर लो। ठीक है, और जो एंटीपॉप्टोटिक है उसके अंदर BCL2 BCLX आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन टिपिकली इंटेक्ट रहती है कि अगर अनलेस एंड अनटिल बहुत इन्फ्लेमेशन ना हो तो। ठीक है, और जब पोप्टोसिस की बात आती है तो डीपली जीनोफिलिक साइटोप्लाज्म की बात जरूर आती है। ठीक है, पोप्टोसिस के अंदर डीपली जीनोफिलिक साइटोप्लाज्म आता है या बेसोफिलिक न्यूक्लियस आता है। ठीक है, तो ये भी बाज़ दफा एमसीक्यूज लिखा हुआ आता है कि जो साइटोप्लाज्म है अपोप्टोसिस के अंदर वो डीपली जीनोफिलिक हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो बेसोफिलिक हो जाता है। ठीक है, तो अपोप्टोसिस के ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर हमारे पास जो है वो चार टाइप्स मेनली आती हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के नाम में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज होगी, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे गया है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की जब कमी आएगी तो किसी भी स्टेटमेंट में आपको ऑक्सीजन के साथ बात करेगा, तो यू शुड नो कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की बात कर रहा है। ठीक है, फिर अनीमिक हाइपोक्सिया आ जाता है जिसके अंदर अनीमिया होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, तो अनीमिया होगा वो कैरी नहीं कर पाएगा। या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जिसके अंदर ऑक्सीजन वो ले ही नहीं पाता है हीमोग्लोबिन, तो उसके अंदर जो है वो अनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया जो है वो हार्ट फेलियर की कंडीशन, एमआई की कंडीशन, शॉक की कंडीशन, इस कंडीशंस में जो है वो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग होती है, इसमें ऑक्सीजन जो है होती है लेकिन वो यूज अप नहीं हो पाती। टाइप ऑफ इन्फार्क्ट फिर इसके बाद आ जाते हैं। टाइप ऑफ इन्फार्क्ट के अंदर हमारे पास होता है रेड इन्फार्क्ट जिसके अंदर टिल, टिल का निमोनिक याद रखना, T फॉर टेस्टिस, I फॉर इंटेस्टाइन, L फॉर लीवर एंड L फॉर लंग। ठीक है, टिल, तिल से याद रखो, तिल लाल रंग का होता है, तिल या टिल। ठीक है, टिल या तिल से रेड इन्फार्क्ट याद रख लो जिसके अंदर वीनस ओक्लूजन होती है। ठीक है, और जो व्हाइट इन्फार्क्ट होती है उसके अंदर एंड आर्टीरियल ओक्लूजन मेनली हो रही होती है। ठीक है, और वो वाले ऑर्गन्स होते हैं। रेड इन्फार्क्ट उन ऑर्गन्स में होता है जिसकी डुअल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, रेड इन्फार्क्ट होता है कि एक जगह से ब्लॉकेज भी हो जाए दूसरी जगह से सप्लाई हो रही है, तो डुअल ब्लड सप्लाई से रेड इन्फार्क्ट होगा। लेकिन जो व्हाइट इन्फार्क्ट वाला होता है, व्हाइट इन्फार्क्ट में क्या होता है कि सॉलिड ऑर्गन होता है जिसके अंदर सिंगल एक ब्लड सप्लाई होती है, जब वो ब्लॉक हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर शोकथानम हॉस्पिटल का याद रखना है, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट। ठीक है, शोकथानम SKH। ठीक है, शोकथानम हॉस्पिटल SKH, शोकथानम हॉस्पिटल जिसमें स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट का निमोनिक आ जाता है। ठीक है, तो रेड इन्फार्क्ट एंड व्हाइट इन्फार्क्ट के आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जहां भी मैंने आपको ये बताया कि एट्रोफी, हाइपोट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया होता है, वहां पे और कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो दैट आर इम्पोर्टेंट टू लर्न।
तो उसमें क्या है कि एक एक हमारे पास होती है टर्मिनोलॉजी, दैट इज द कोरियोस्टोमा। कोरियोस्टोमा, ठीक है। जब एक टिश्यू दूसरे एरिया पे, नॉर्मल टिश्यू नॉर्मल एरिया पे जाके लग जाता है, लाइक पेंक्रियाटिक टिश्यू गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे लग गया है। पेंक्रियाटिक टिश्यू खराब नहीं था जो उधर जाके लगा, बस ये एक नॉर्मल टिश्यू जो है वो अब नॉर्मल एरिया पे, मतलब अपने अपने एरिया पे नहीं लगा, किसी और एरिया पे जाके लग गया, ठीक है। इसको हम जो है वो कोरियोस्टोमा कहते हैं, ठीक है। एक टिश्यू एक अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाके लग गया, कहता है नॉर्मल टिश्यू ऑफ द पेंक्रियाज एबनॉर्मल प्लेस ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे जाके लगे। जाहिर है उस पेंक्रियाटिक टिश्यू के लिए वो तो एबनॉर्मल प्लेस है ना, तो इस उस सूरत हाल में जो है उसको कोरियोस्टोमा कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डेस्मोप्लेजिया। डेस्मोप्लेजिया क्या होता है? ये ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू होती है, नॉन नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है ये पर, ठीक है। नॉन नियोप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो नॉन नियोप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू दफा लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये डेस्मोप्लेजिया होता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं कि द नॉर्मल टिश्यू एट द नॉर्मल प्लेस इज अ कोरियोस्टोमा, एंड जिसके अंदर पेंक्रियाटिक की आपके पास मल्टीपल टाइम एमसीक्यू जाएगा, क्योंकि पेंक्रियास जो है उसका टिश्यू जाके लग गया जीआईटी के जाके स्टमक में जाके लग गया, ठीक है। तो उसके अंदर आ जाएगा। फिर एंजाइम रीमॉडलिंग, सेल रीमॉडलिंग एंजाइम्स कुछ होते हैं, उसके लिए याद कर लें, रीमॉडलिंग ऑफ द टिश्यू किससे होता है? मेटालोप्रोटीनेज, कोलेजनेज एंड एलास्टेज। रफी में ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। सेल पैथोलॉजी में आता है, उसके अंदर जो है वो माइलो पेरोक्सीडेज लिखा हुआ है। माइलो पेरोक्सीडेज रीमॉडलिंग के लिए नहीं होता, रीमॉडलिंग के लिए मेटालोप्रोटीनेज, कोलेजनेज और फिर एलास्टेज होता है, ठीक है। तो ये सेल पैथोलॉजी का आज हमने डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह हम इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर और अलोंग विद इम्यूनोलॉजी फिर फर्दर जो है वो परसों हम उसको करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 दिन में हम जनरल पैथोलॉजी कवर करेंगे, ओके, ठीक है। कल इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर का क्लास होगी इंशाल्लाह, तो उसके भी फर्दर मैं बता दूंगी। अभी ये जनरल पैथोलॉजी की सेल पैथोलॉजी का एमसीक्यूज और ये कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारा करवा दिया है, तो काइंडली इसको एक दफा रीड डाउन कर लीजिएगा कि आपको आसानी हो जाए करने में, ओके। अल्लाह हाफिज।